हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आई जस्ट होप कि आप सब बेसिक्स क्लियर करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और अकाउंट्स सब्जेक्ट से काफ़ी लोगों को डर भी लगता होगा और आई जस्ट होप कि थोड़ा बहुत डर वो मैं कम कर पाऊँ ओवर मैनी डेज टू कम। तो अकाउंटिंग का काफ़ी हम डिटेल में बेसिक कवर करेंगे, जैसे कि अकाउंटिंग क्यों होती है। ठीक है, अकाउंटिंग होती क्यों है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं अकाउंटिंग होती क्यों है, क्या चीज़ की अकाउंटिंग होती है। स्पेशली साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको कॉमर्स की दुनिया इतना नहीं पता होता है, उनको केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ये सब ज़्यादा पता होता है। कॉमर्स वालों को बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो अलग बात है। बट साइंस वालों को कॉमर्स की दुनिया ही नहीं पता, बरोबर, कि भाई क्या क्या उसमें होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इकोनॉमी कैसे चलती है। ठीक है, अकाउंटिंग किस चीज़ की हो रही है, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें पहले मैं एक उनको कॉमर्स की दुनिया दिखाऊंगा। अब जो ऑलरेडी कॉमर्स में है, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी पता है, 10वीं 11वीं 12वीं, मतलब 11वीं 12वीं में आप यही सब पढ़ चुके होंगे। तो साइंस वालों के लिए एक थोड़ा सा कॉमर्स की दुनिया हम बनाएंगे, एक माहौल क्रिएट करेंगे थोड़ा। उनको पहले हम बेसिक पूरा बताएंगे कि भाई होता क्या है, बिजनेस क्या होता है, ठीक है, अकाउंटिंग क्या चीज़ की आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सब जब उनको पता चलेगा फिर हम आएंगे कि अकाउंटिंग कैसे होती है और एंड रिजल्ट जो हमको चाहिए होता है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे आता है, और वो सारा डेटा जो हम अकाउंटिंग से निकालते हैं वो सब कहाँ यूज होता है। रियल लाइफ में भी काफ़ी मैं एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में कैसे वो सारा यूज होता है ये भी सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कॉमर्स फील्ड से। ठीक है, कॉमर्स फील्ड में अगर आप देखेंगे बिजनेस, ठीक है, कॉमर्स मतलब बिजनेस। ठीक है, बिजनेस अलग अलग टाइप के होते हैं। बिजनेस आपको पता ही है कि बिजनेस का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। नॉट फॉर प्रॉफिट भी होता है, लेकिन बिजनेस की अगर बात करें, मेनली बिजनेस इज प्रॉफिट ओरिएंटेड। ठीक है, आपको प्रॉफिट कमाना है, कुछ ना कुछ आपके हाथ में बचना चाहिए, यही बिजनेस का पर्पस होता है। तो अलग अलग क्या टाइप के बिजनेस आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब कैटेगरी वाइज अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूं तो कैसे कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या टाइप के बिजनेस है। पहला आपका है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, आपने कभी आप किराना खरीदने गए होंगे या सब्जियां, या मार्केट में इन जनरल आप घूम रहे होंगे तो आपको शॉप के नाम में ट्रेडर्स वर्ड काफी बार दिखा होगा। अमित ट्रेडर्स, अशोक ट्रेडर्स, राम ट्रेडर्स, ट्रेडर्स वर्ड आपको काफी शॉप्स पे दिखेगा। तो अब आपको साइंस वाले हो तो पता चलेगा कि ट्रेडर्स क्यों है, क्योंकि वो उनकी एक्टिविटी जो है वो ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग में बेसिकली हम खरीद के बेचते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं और उसको हम बेच देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम जो बिजनेस है वो भी समझेंगे कि खरीद के बेच रहे हैं, ऐसा मतलब ऐसा क्या, हम वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हैं। तो हम दूर से कहीं खरीदते हैं, बेसिकली हम जो प्लेस है, जो डिस्टेंस है, उसको कवर अप करना चाहते हैं कि जो चीज मुंबई में अवेलेबल है वो मेरे अमरावती में कैसे आएगी। तो कोई ना कोई इंसान होगा जो वहां से बाय करके लोकल लेवल पे बेचेगा। तो रीजनल लेवल या नेशनल लेवल से अलग अलग दूर दराज से कोई चीज वो खरीदते हैं और फिर लोकल लेवल पे उसको बेचते हैं। बेसिकली आप एक प्लेस जो डिस्टेंस है उस गैप को ब्रिज कर रहे हो, आए ख्याल में, क्योंकि आप खुद ट्रैवल करके हर चीज जाके नहीं लेके आ सकते। इसीलिए ट्रेडर्स होते हैं, वो बल्क में लेते हैं और फिर वो रिटेल में बेचते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी ये होती है जो सिर्फ प्लेस बदलती है, प्रोडक्ट का फॉर्म नहीं बदलती। जो चीज आप खरीद रहे हो एग्जैक्टली सेम चीज आप बेच रहे हो। मैं फैन खरीद रहा हूं, फैन बेच रहा हूं, मोबाइल खरीद रहा हूं, मोबाइल बेच रहा हूं, एसी खरीद रहा हूं, एसी बेच रहा हूं, एज इट इज विदाउट चेंजिंग द फॉर्म। उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो आप कोई भी अब ट्रेडर्स के शॉप पे जाओगे तो अब आप इमेजिन कर पाओगे कि हाँ, ये चीज जो बेच रहे हैं वो एज इट इज कहीं और से खरीदते होंगे, और ज्यादा में चूल है तो डेफिनेटली ट्रेडर्स से थोड़ी बहुत बातचीत कीजिए कि ये माल आप कहाँ से लेते हैं और कहाँ, मतलब अब वो इतना डिटेल में नहीं बताएंगे आपको, बट एटलीस्ट वो कहाँ से
खरीदते हैं इतना, या जो शहर का नाम है, सिटी का नाम है, वो एटलीस्ट वो बता सकते हैं। तो आपको एक आइडिया आएगी कि अच्छा ये चीज़ वहाँ मिलती है, वहाँ से लाके ये लोग यहाँ बेच रहे हैं, तो वो मतलब गैप ब्रिज कर रहे हैं। तो ये हो गया ट्रेडिंग एक्टिविटी, कोई भी चीज़ एज इट इज़ खरीदना, एज इट इज़ बेचना। सेकेंड टाइप की जो एक्टिविटी है वो होती है मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। तो मैन्युफैक्चर करने का मतलब है किसी चीज़ का फॉर्म बदलना, उसको यूजेबल बनाना। कोई चीज़ अगर ऐसी है कि उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं किया जा सकता, वो आपकी कोई यूटिलिटी, कोई वांट को फुलफिल नहीं कर सकती, उसको कन्वर्ट करना अगर ज़रूरी है, तो वो प्रोसेस को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। आए ख्याल में? तो कॉटन है, कॉटन को आप एक ड्रेस में कन्वर्ट करते हो, कॉटन से थ्रेड्स बनते हैं, थ्रेड से फैब्रिक बनता है, और फैब्रिक से फिर आप ड्रेस बनाते हो, मिल्क से बटर बनाते हो, मिल्क से पनीर बनाते हो। तो हर चीज़ में आप देखते हो, वुड से फर्नीचर बनाते हो। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं इनको आप कहते हो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उसमें हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फॉर्म प्रोडक्ट का चेंज कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ हम खरीदते हैं, जो चीज़ हम खरीदते हैं उसको कहते हैं रॉ मटेरियल, क्योंकि वो रॉ है, एज इट इज़ यूज़ नहीं किया जा सकता, यूजेबल फॉर्म में नहीं है। तो रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में, और वो फिनिश प्रोडक्ट ही क्या होता है, एंड प्रोडक्ट, जिसको आप यूज कर सकते हो। जैसे फर्नीचर को यूज कर सकते हो, एसी को यूज कर सकते हो, जिनसे वो बनता है वो चीज आपको मतलब यूजेबल फॉर्म में नहीं होती है। आए ख्याल में? तो मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं, फॉर्म बदल रहे हैं और फिर वो यूजेबल बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को। ठीक है? तो वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ऑब्वियसली हर चीज कोई ना कोई बनाता है, फिर उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ट्रेडिंग वाले क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के बिजनेस होते हैं। पूरे इंडिया में या स्टेट लेवल पे 1 या 2 या 5 बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। हर चीज हर जगह नहीं बनती, हर चीज कोई ना कोई एक रीजन या नेशनल लेवल पे कुछ ही सिलेक्टेड लोकेशंस पे बनती है, वो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, और फिर वो ट्रेडर्स को बेचते हैं, और ट्रेडर्स एक एक शहर, एक एक गली में उसको पहुंचाते हैं। ठीक है? ये इकोनॉमिक्स पूरा आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और फिनिश प्रोडक्ट यूजेबल फॉर्म में होता है जो आप कंज्यूम करते हो। ठीक है? और फिर थर्ड सेक्टर आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सर्विस सेक्टर, जिसमें आप सर्विसेज देते हो। जैसे मैं अभी करंटली दे रहा हूं, मैं टीचिंग इज अ सर्विस, टीचिंग कर रहा हूं तो मैं एक सर्विस दे रहा हूं। डॉक्टर्स सर्विस देते हैं, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, सारे के सारे लोग क्या है, सर्विस सेक्टर में ये सर्विसेज देते हैं। ठीक है? तो उसमें कोई कुछ चीज़ कंज्यूम होती है, इनपुट सर्विसेज कुछ लोग यूज़ करते हैं। भाई पढ़ाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ गुड्स लगेंगे, पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ और सर्विसेज मुझे लेनी पड़ेंगी, और फिर मैं जो मेरा एंड प्रोडक्ट है, जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, वो मैं दे पाता हूँ। तो वो एक अलग सेट ऑफ बिजनेस है। ठीक है? तो प्राइमरली अगर हम देखें तो कॉमर्स फील्ड में दो चीजें हैं, गुड्स या सर्विसेज। ठीक है? गुड्स यानी कमोडिटीज, प्रोडक्ट्स, जो भी बोलो, और एक होता है सर्विसेज। ठीक है? गुड्स टेंजिबल होते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो टेंजिबल चीजें होती हैं, और सर्विसेज प्राइमरली इनटेंजिबल होती हैं, उनको आप देख या छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ठीक है? तो गुड्स के रिलेटेड में दो एक्टिविटीज हैं, एक है ट्रेडिंग, एक है मैन्युफैक्चरर्स। और सर्विस फिर अलग अलग होता है, कुछ सर्विसेज एज अ बिजनेस आप देते हो, कुछ सर्विसेज पर्सनल नेचर की होती हैं। ठीक है? तो 3 ऐसे सेगमेंट्स हैं। अब ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, खरीद के बेचते हैं, परचेज करते हैं और उसको सेल कर देते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, और एज इट इज, बिना फॉर्म को चेंज किए हुए। फिर है रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? तो आपको बस अपने आसपास जहां भी आप बैठे हो वहां देखना है, हर चीज आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं से बनती है, और फिर वो कहीं ना कहीं से आप तक लाई गई है। एसी की हवा आप खा रहे होंगे या फैन की हवा खा रहे होंगे, तो ये सब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है। किसी ना किसी ने वो फैन बनाया है, खैतान, पता नहीं कितने कितने बड़े जो ब्रांड्स हैं, बजाज, तो वो लोग फैन बनाते हैं और फिर वो आप तक ट्रेडर्स के थ्रू पहुंचता है। आए ख्याल में? एसी है, फर्नीचर जिस पे आप बैठे हो, ये सब मैन्युफैक्चर्ड है। टाइल्स, घर के इसमें जो आपके टाइल्स लगी हुई है, कलर जो दीवालों पे लगा हुआ है, हर चीज मैन्युफैक्चर्ड है।
तो बस आपको ऑब्जर्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको एग्जाम्पल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप आसपास देखोगे, घर के बाहर निकलोगे, घूमने निकलोगे, इधर उधर मूवीज देखने जाओगे, आपको बस देखना है, ऑब्जर्व करना है। आपके हर जगह आपको कॉमर्स दिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग दिखेगा, ट्रेडिंग दिखेगा, सर्विस सेक्टर दिखेगा। ठीक है, बहुत अलग ही मजा आता है। अगर आप साइंस वाले हो तो आपके लिए बहुत ही नई चीज होगी और बहुत मजा आपको आएगा कि अच्छा ये ट्रेडिंग है, देखो अच्छा ये मैन्युफैक्चरिंग है, देखो ये सर्विस दे रहा है। तो आइडेंटिफाई करना आप स्टार्ट करो। तो रॉ मटेरियल हम बाय करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट हम सेल करते हैं। ठीक है, तो हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं, और फॉर्म चेंज क्यों कर रहे हैं? ताकि वो यूज किया जा सके, उसको बेचा जा सके, कंज्यूम किया जा सके। ठीक है, फिर सर्विसेज में बहुत सारे सर्विसेज हैं। ठीक है, बिजनेस में जैसे आप इंश्योरेंस देखते हो, ठीक है, जो लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल में आ जाएगा, और जो बाकी आपका नॉर्मल इंश्योरेंस है, ठीक है, वो इंश्योरेंस इसमें आएगा। गुड्स वगैरह का इंश्योरेंस जो होता है, बिल्डिंग वगैरह का जो इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस जिसको आप कहते हो। ठीक है, फिर है ट्रांसपोर्ट सर्विस है, पैकिंग है, लोडिंग अनलोडिंग है, रेंट यानी जो बिल्डिंग आपको यूज़ करने के लिए दी जा रही है वो सर्विस होती है। ठीक है, आपको पैसा यूज़ करने के लिए दिया जा रहा है वो भी एक सर्विस है। ठीक है, लीगल सर्विस है, प्रोफेशनल सर्विसेज है। आप सीए या सीएस बनोगे तो आप भी सर्विसेज दोगे, बिजनेस सर्विस है। ठीक है, पर्सनल में जैसे हॉस्पिटल, ट्रैवलिंग, फूड, ये सब थोड़े पर्सनल कैटेगरी में आ जाते हैं। अब ऐसा कैटेगराइज कर नहीं सकते, हर चीज़ दोनों में आती है, इन जनरल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉमर्स। ठीक है, आपको बस एक दायरा पहले समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। तो हम इसकी अकाउंटिंग करने वाले हैं। अब मैं एक एक करके आपके सवालों का जवाब दूंगा कि हम अकाउंटिंग क्या चीज़ की करते हैं? बिजनेस की। बिजनेस की मतलब क्या? कोई ना कोई ट्रेडर होगा, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर होगा, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा, इनकी ही अकाउंटिंग आप कर रहे हो। ये जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। आए ख्याल में? तो बिजनेस की हम अकाउंटिंग करते हैं। फिर अब सवाल उठता है कि सर क्यों करते हैं? अकाउंटिंग करने से क्या मिलेगा? तो अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है। प्राइमरी पर्पस अकाउंटिंग का होता है इंफॉर्मेशन देना। अब इंफॉर्मेशन लगती क्यों है? अगर आपने बिजनेस किया है या आपके फैमिली में बिजनेस है तो आपको पता होगा कि बिजनेस में डिसीजंस लेने होते हैं। बिजनेस में बहुत प्रकार के पल 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 बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। कुछ छोटे डिसीजंस होते हैं, कुछ बड़े डिसीजंस होते हैं, पर पल पल जो बिजनेस कर रहा है, जो ओनर है, उसका काम ही डिसीजन लेना होता है। ट्रेडर है तो उसको क्या डिसीजन लेने होते हैं कि भाई क्या चीज का बिजनेस करूं। अगर मुझे ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी है तो क्या चीज ट्रेड करूं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई भी चीज की ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हो। तो ट्रेडिंग क्या प्रोडक्ट की करनी है, वहां से देखो बिजनेस डिसीजन से स्टार्ट होते हैं। तो क्या चीज का ट्रेडिंग करना है, फिर कहां से वो खरीदना पड़ता है, कितने में खरीदना पड़ता है, कहां बेचना है, कितने में बेचना है, पैकेजिंग कैसी करनी है, लोकेशन कहां पे, शॉप कहां से कहां लोकेशन मेरे लिए बेस्ट रहेगा मेरे बिजनेस के लिए। फिर वो बिजनेस जो मैं लोकेशन सिलेक्ट करूंगा वो प्लेस में खरीदूं या रेंट पे लूं, खरीदूं तो फिर कितने में खरीदूं, उसमें कितना और खर्चा करूं, बराबर है। फिर मशीनरी या जो बिजनेस का आपका सेटअप है वो आपको लगाना पड़ेगा, फिर एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डे टू डे आपको डिसीजंस लेने होते हैं। अब इन सारे डिसीजंस में कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन लगती है। बिना इंफॉर्मेशन के आप इतने सारे डिसीजन कैसे लोगे? अब हर डिसीजन में डेटा लगेगा जरूरी नहीं है। काफी डिसीजन आप बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस भी लेते हो, गट फीलिंग से भी लेते हो, बट काफी ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं बिजनेस में जिसमें डेटा लगता है, इंफॉर्मेशन लगती है। आपका बिजनेस है, अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं इसको एक्सपांड करूं, कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, ग्रो करूं कि नहीं करूं, और लोकेशंस पे शॉप्स खोलूं या नहीं खोलूं, तो इन सारे डिसीजंस में भी आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लगती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है बिजनेस ओनर्स को। तो आप कितना खर्चा कर रहे हो, कितना आपका सेल है, आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है, आपके पास एसेट्स कितने हैं, पैसा कहाँ कहाँ से आना बाकी है, पैसा कहाँ कहाँ देना बाकी है, टैक्स कितना भरना है, जीएसटी कितना भरना है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग देता है। इसीलिए अकाउंटिंग करना जरूरी होता है। ठीक है, अब बिजनेस के बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि
मतलब लीगल फॉर्म्स जो है जो आप आगे पढ़ोगे। तो अगर एक अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा है अपने नाम पे तो वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। दो लोग मिल के पार्टनरशिप करके बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। और उसी में एक और कैटेगरी होती है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। फिर अगर आप कंपनी बना रहे हो, बहुत सारे लोग, दो या दो से ज्यादा लोग मिल के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बिजनेस करना चाहते हैं तो कंपनी बना सकते हैं। फिर कंपनी में आप पढ़ते हो 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट, ये वो बहुत सारे टाइप के कंपनीज होते हैं। तो ऐसे अलग अलग बिजनेस के लीगल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फिर आप आगे पढ़ते हो। ठीक है, ये सब बिजनेस है, ये सब ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस का ही बिजनेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक दायरा हो गया। ठीक है, आई होप थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आ रहा होगा अगर आप साइंस वाले हो तो ये सारी चीजें हैं। क्लियर है क्या? अब आपको वैल्यू चेन पढ़नी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो कोई ना कोई रॉ मटेरियल है। ठीक है, रॉ मटेरियल रॉ है तो वो रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रीज, वुड कहां से आएगा? ट्रीज से आएगा। ट्री क्या है? रॉ मटेरियल है। अब वुड तो आप ग्रो करते हो। ठीक है, ट्रीज ग्रो करते हैं लोग, तो काफी रॉ मटेरियल जो होते हैं वो रिसोर्सेस होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं, वो आपको एक्सट्रैक्ट करने होते हैं जमीन के नीचे से, या ट्रीज को आप कट करते हो, या और भी अलग अलग प्रोसेस से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो रॉ मटेरियल कोई ना कोई कहीं से बनाता है या निकालता है, और फिर रॉ मटेरियल खरीद के यहां से आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का काम स्टार्ट होता है। वो रॉ मटेरियल सोर्स करेंगे, कहीं ना कहीं से खरीदेंगे और फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये पूरी एक्टिविटी कहां होती है? फैक्ट्रीज में। आपने बड़े बड़े फैक्ट्रीज आउटर में अपने सिटी में देखे होंगे जो धुआं छोड़ते रहते हैं, वो पूरा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया, एमआईडीसी, ये सब एरियाज आपने सुने होंगे। तो इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं आउटर में, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फैक्ट्रीज आपने देखे होंगे, तो वो पूरा है मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन जिसको आप कहते हो फैक्ट्री। वहाँ पे बड़े बड़े मशीन्स लगे होते हैं जहाँ पे सारा रॉ मटेरियल जाता है, और वो लेबर और अदर प्रोसेसेस के मदद से, मशीनरी के मदद से उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियोस आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बिस्किट्स कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, डिटर्जेंट्स कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, बहुत सारे असेंबल्ड गुड्स कैसे असेंबल होते हैं, पैक होते हैं, वो सब आपको वीडियोस इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मिल जाएगी, जिससे आप देख सकते हो कि हर चीज़ जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो बनती कैसे है, चिप्स कैसे बनती है, बिस्किट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, हर पूरा प्रोसेस वो बताते हैं, और उससे आपको वो पूरा प्रोसेस जो आप देखोगे वो ही है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो उसको फिनिश गुड्स में मैन्युफैक्चरर कन्वर्ट करेगा। अब मैन्युफैक्चरर जो मैंने बताया पूरे इंडिया में या स्टेट लेवल पे बहुत ही लिमिटेड लोगों जगहों पे वो गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बहुत लिमिटेड होते हैं, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं होलसेलर के थ्रू। हर सिटी में होलसेलर्स होते हैं जो बल्क में बाय करते हैं, मैन्युफैक्चरर से बल्क में बाय करते हैं और फिर छोटे छोटे क्वांटिटीज में रिटेलर्स को सेल करते हैं। और रिटेलर्स क्या हैं? जो आपके गली नुक्कड़ में छोटे छोटे दुकान आपको दिखते हैं, डीमार्ट्स वगैरह जो दिखते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे जो रिटेलर्स हैं उन तक वो पहुंचाते हैं, और फिर उन रिटेलर्स से जो हाउस होल्ड हैं, जो लोग हैं, वो खरीदते हैं। ठीक है, तो होलसेलर्स बड़े क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और छोटे छोटे क्वांटिटी में अलग अलग एरियाज में सप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्राइस भी बढ़ती जाती है। रॉ मटेरियल का एक प्राइस होता है, फिर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो और खर्चा कर रहे हो, फिर आप प्रॉफिट जोड़ रहे हो, तो वो फिनिश गुड्स की वैल्यू ऐसे बढ़ते जाती है। रॉ मटेरियल का खर्चा, बनाने का खर्चा, फिर जो मैन्युफैक्चरर उसका प्रॉफिट उसमें ऐड होगा, तो वो फिनिश प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट आएगी। फिर वो फिनिश प्रोडक्ट जो लोग पहुंचा रहे हैं वो अपना खर्चा जोड़ेंगे, अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे, तो होलसेलर तक पहुंचते पहुंचते वो गुड्स की प्राइस बढ़ते जाती है। फिर रिटेलर अपना दुकान खोल के बैठा है, वो अपना खर्चा जोड़ेगा, वो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, और फिर टैक्सेस मिला के वो आप तक पहुंचता है। तो ये ऐसे ऐसे कॉस्ट बढ़ते जाती है। तो एक बिस्किट अगर आप खा रहे हो 10 रुपए का, वो बनता 4-5 रुपए का ही होगा, ऑलमोस्ट 50% पे ही वो बनता होगा, और होलसेलर रिटेलर की उतनी मार्जिन होती है, और वो अपना प्रॉफिट और टैक्सेस जोड़ के आप तक वो गुड्स पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये है। तो होलसेलर्स बेचते हैं रिटेलर्स को, और रिटेलर्स मेनली सब लोग क्या होते हैं? ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, और फिर ये रिटेलर्स
अल्टीमेटली बेचते हैं कंज्यूमर्स को, आप और मेरे जैसे लोग जो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लोगों का वैल्यू एडिशन है, सप्लाई चेन कहते हैं इसको, ये भी आप पढ़ोगे। तो सप्लाई चेन होता है पूरा रॉ मटेरियल से लेके उसको कन्वर्ट करके उन तक पहुंचाना जो उनको कंज्यूम करते हैं, जिनकी वो नीड है, वांट है, वहां तक पहुंचाना, ये पूरा होता है सप्लाई चेन। ठीक है, मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स और ये हो गया मैनेजमेंट वाला पार्ट हो गया। इसको फिर हम कनेक्ट करेंगे धीरे धीरे अकाउंटिंग से, इन सब का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। इसीलिए साइंस वालों को हर चीज एकदम से समझ में नहीं आती है, कॉमर्स वालों को आ जाती है। जैसे कि उन्होंने कोई यज्ञ किया है, हिमालय पे बैठ के कोई ये किया है, मेडिटेशन किया है, नहीं, उन्होंने अदर सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, उन्होंने मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, इसीलिए उनको हर चीज कनेक्ट हो जाती है और वो आसानी से फिर उनको समझ में आ जाती है, जो साइंस वाले बच्चे नहीं कैच कर पाते हैं, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स का भी कनेक्शन होता है। अकाउंटिंग हर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है, वो आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो आपका लॉ से रिलेटेड है, हर चीज से अकाउंटिंग सब्जेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, कनेक्टेड है। तो ये हो गया। अब मैंने बताया आपको कि अकाउंटिंग करते क्यों हैं, किसके लिए करते हैं वो देख लिया, और क्यों करते हैं तो मैंने बताया इंफॉर्मेशन नीड्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, क्योंकि डिसीजंस लेने हैं। बिजनेस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। आपको भी मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है, इवन सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको भी टाइम टू टाइम डिसीजंस लेने होते हैं। आपको भी डिसीजन लेना है कि भाई कौन सा कोर्स लें, फिर उसमें पढ़ाई कैसे करें, क्लासेस किससे लें, एग्जाम्स कैसे दें, स्टडी कैसे करें, कितने बजे उठें, क्या खाएं, पूरा शेड्यूल कैसे बनाएं, ट्रेनिंग कहाँ से करें, फिर बन गए तो फिर बनने के बाद क्या करें, प्रैक्टिस करें कि जॉब करें तो कहाँ करें, कौन सी सिटी में करें, ये इसमें इतना मिल रहा है पैकेज, उसमें इतना पैकेज मिल रहा है, कौन सी कंपनी सिलेक्ट करें, प्रैक्टिस करें तो कैसे स्टार्ट करें, क्लाइंट्स कैसे पहुंचे, नेटवर्किंग कैसे करें। तो आपकी लाइफ में भी यही है डिसीजन मेकिंग। और अगर आप ध्यान देंगे, जो आप डिसीजन इतने सारे ले रहे हो, आपने भी जाने अनजाने में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूम की है। अगर आप सीएस कर रहे हो तो आप सोचो आपने सीएस चूज कैसे किया, बहुत ज़्यादा डेटा इधर उधर से आपने पढ़ा, नेट पे पढ़ा, दोस्तों से, सीनियर्स से, घर वालों से आपने पूछा, वो सब इंफॉर्मेशन है, तभी तो आप एक नतीजे पे पहुंच पाए। फिर आप आगे सीएस बन जाओगे, फिर और टीचर्स से पूछोगे, या जो आपके और सीनियर्स होंगे उनसे पूछोगे क्या क्या फील्ड्स हैं, ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ये सब इंफॉर्मेशन है। आए ख्याल में? यही इंफॉर्मेशन बिजनेस में भी लगती है, जो अकाउंटिंग प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको ये डेटा लगता है। तो क्या क्या लगता है, एक नॉर्मल मतलब एक छोटा बिजनेस अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो उनको बेसिक क्या पता करना है। अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जाएगा, जितना कॉम्प्लेक्स वो बिजनेस होगा, उतना इंफॉर्मेशन नीड बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो छोटे बिजनेस का बता रहा हूं मैं, जो आप ऐसे ही समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं तो भाई साल भर मेहनत करने के बाद इतना तो मेरा हक बनता है, इतना तो मेरे मन में जिज्ञासा होगी कि यार इतना करके, इतनी मेहनत करके मैंने कमाया कितना, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्योंकि एक्टिविटीज बहुत सारी हैं, बहुत ज्यादा चीजें मैं खर्चा कर रहा हूं, सेल से मुझे पैसा आ रहा है, पर बचा कितना, प्रॉफिट कितना हुआ, ये अल्टीमेटली हर रोज रात को सोने के पहले आपको मन में आता ही होगा कि यार प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं, कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं। ठीक है, फिर कहां कहां आपको पैसा देना है, क्योंकि फोन आते हैं, आपको डायरेक्ट फोन आते हैं ना, अरे यार आपके पैसे बाकी है, माल सप्लाई करना बंद कर दूंगा। तो आपको हर रोज ये पता करना होता है कि किसको कितना पैसा देना है, कब देना है, क्या ड्यू डेट्स हैं, ताकि मैं पैसे अरेंज कर पाऊं। सोचो कितना बेसिक है ये, कि ड्यू डेट्स ही नहीं पता, कब किसको पैसा देना है पता ही नहीं है, आके सीधे गले पे चाकू लेके आगे बैठ गए, मेरे पैसे दो। अगर ये आपको पहले ही पता होता कि मुझे कब किसको कितना पैसा देना है, तो आप अरेंज कर लेते ना। समझ रहे हो? तो अरेंज करना है, बिजनेस का फ्लो बिगड़ना नहीं चाहिए। क्रेडिटर्स यानी जो जिससे आप माल खरीद रहे हो, जिससे आप गुड्स खरीदते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो या प्रोडक्ट खरीदते हो बेचने के लिए या बनाने के लिए, उनको पैसे देने होते हैं, बरोबर? पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर,
चलते रहेगा। उधारी, इंडिया है, जुगाड़ सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लंबे समय तक अगर आप पैसे नहीं दोगे, वो माल सप्लाई करना बंद कर देगा, फोन उठाना बंद कर देगा, सप्लाई करना ही बंद कर देगा, फिर आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। इसीलिए उनको टाइमली पैसे देते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्रेडिटर्स को, जिनसे आप गुड्स खरीद रहे हो, उनको पैसा देना ज़रूरी है। तो आपको पता करना पड़ता है बार बार कि मुझे कब किसको पैसे देने हैं, ताकि मैं अरेंज कर पाऊँ, मुझे पास टाइम हो। फिर है कि जिनको आप माल बेच रहे हो, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनसे कितना पैसा आपको लेना बाकी है, क्योंकि उधारी चलती है भाई, इंडिया है, हर धंधा कैश पे नहीं चलता है, उधारी देनी पड़ती है। तो जो बिजनेस उधारी वाले हैं, उनको तो रात भर यही टेंशन रहता है कि किससे कितना पैसा लेना है, फॉलोअप करना पड़ता है, रिमाइंडर पीछा करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है पैसे रिकवर करने के लिए। आप भी जब प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, मैं बता रहा हूं, बहुत खतरनाक चीज है। एज अ CS, एज अ CA, आप भी जब प्रोफेशन में एंटर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको भी उधारी देनी पड़ेगी। आप ऑडिट्स कर रहे हो, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप रिटर्न्स भर रहे हो, पैसे बाद में मिलते हैं, पहले नहीं मिलते। सब काम पहले कर लो, साल साल भर काम करो, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल का पैसा एक साथ देते हैं लोग। ये हालत है। मिल जाते हैं, डरो मत, डराने के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, बट उधारी हर प्रोफेशन में भी होती है। क्लाइंट्स को आपको टाइम देना पड़ता है, आपकी सर्विसेज साल साल भर की होती है और बाद में उसका पैसा मिलता है। तो एज अ प्रोफेशनल भी आपको भी ये अपनी पर्सनल लाइफ में करना होगा, हिसाब रखना पड़ेगा, कौन से क्लाइंट से कितना पैसा देना है, किसका कितना बिल बनाना है, रिमाइंडर भेजना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको अकाउंटिंग के बाद ही पता चलती है। फिर मेरे पास कैश कितनी है, वो तो खैर गले में गिन के भी पता चल जाती है, पर अकाउंटिंग से भी पता कर सकते हैं कि मेरे पास कितनी कैश है। फिर है मेरे पास एसेट्स कितने हैं, कितने वैल्यू के एसेट्स हैं, ठीक है, कितना पैसा मेरा लगा हुआ है बिजनेस में, ये आपको पता करना होता है। फिर आपको कितना कहाँ पैसा देना है, कोई लोन वोन लिया है आपने तो किससे कितना लोन लिया है, रिश्तेदारों से, इससे उससे, हर किसी से लोग लोन लेते ही हैं। 15 दिन के बाद दे देता हूँ, महीने भर के बाद, इधर से आएंगे उधर दे दूंगा। अरे लोड मत ले यार, ये सब होगा आपके लाइफ में भी होगा। आप भी जब अगर अब प्रैक्टिस में जाओगे तो ये सब आपके साथ भी होने वाला है, ठीक है। तो कहाँ कितना पैसा देना बाकी है, ओव का मतलब है कितना पैसा देना बाकी है, ठीक है, लाइबिलिटीज। GST अगर आपके बिजनेस में लागू होता है, हर बिजनेस में ऑलमोस्ट GST लागू हो ही गया आजकल, बहुत कम ही एग्जाम्पशंस होते हैं। तो GST कितना भरना है, मंथली क्वार्टरली बेसिस पे आपको GST भरना होता है। इनकम टैक्स साल का आपको भरना होता है, TDS भरना होता है, बहुत सारे टैक्सेस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बिजनेस पे, वो कब कितना भरना है वो भी अकाउंटिंग करके ही पता चलता है। तो ये एक बहुत छोटे बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स बिजनेस में जाओगे, बड़े बिजनेस में जाओगे, तो वहां तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लगती है, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा ये एरिया है। इसीलिए इसके बहुत ज़्यादा सब फील्ड्स भी हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि इतनी बड़ी फील्ड है, इतने सारा बिजनेस इसमें होते हैं कि सब फील्ड्स बना दी गई है ताकि इसको अच्छे से स्टडी करके बिजनेस की नीड सेटिस्फाई की जाए। तो हम पढ़ेंगे आगे सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ये एक बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, हर बिजनेस में इतना तो मिनिमम होता ही है। अब जैसे जैसे बिजनेस का दायरा बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेगी, लेवल्स बढ़ेंगी, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन की नीड बढ़ते जाती है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। मैं छोटे छोटे वीडियोस डालूंगा ताकि आप बहुत ज़्यादा बोर ना हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नाच गाना करता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करता नहीं हूँ, ठीक है। तो 30 मिनट्स या 35 मिनट्स या 40 मिनट्स रेगुलरली मैं आपको बेसिक्स पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो भी है सब आपको लिखना है, ठीक है, सब हैंड रिटन बनाओ, बिल्कुल टेंशन मत लो। साइंस वाले हो तो लिखना ही लिखना है, कॉमर्स वाले तो होते ही आलसी हैं, छोड़ दो उनको, ठीक है। तो लिखते जाओ, बनाते जाओ, ठीक है। जो बहुत ही सीरियस, जिनको बेसिक्स कवर करने हैं, एक छोटा सा बुक बना लो, ठीक है, सारी चीजें अपने हाथों से लिखो, बिलीव मी बहुत फायदा होगा आपको आगे, ठीक है। ये पूरा आप बनाओ, स्क्रीन को पॉज करके पूरा आराम से लिखो, ठीक है। ये सप्लाई चेन बनाओ, सप्लाई चेन लिखो इसको, फिर बिजनेस क्यों करते हैं, ठीक है, वाई,
बिजनेस की नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब यही होता है। ठीक है, घुमा फिरा के सब वही चीजें हैं, नाम अनेक है पर एक ही चीज है वो। ठीक है, ठीक है, पॉज करो, अच्छे से लिखो। नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे बढ़ूंगा। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, अब हम अकाउंटिंग की तरफ धीरे धीरे जाएंगे। अकाउंटिंग के सारे टर्म्स एक एक करके मैं आपको बताते जाऊंगा, आपको सब लिखते जाने हैं। अपनी लैंग्वेज में भी आप खुद भी लिख सकते हो जैसे मैं बताते जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पॉज कर सकते हो आप, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं ट्रांजैक्शंस क्या होता है बिजनेस में, जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे। फिर सब फील्ड्स क्या क्या होती हैं वो सब मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।